मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शक और सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल मैंने जम्मू कश्मीर के ऊपर उसका लेटेस्ट आजकल क्या चल रहा है, मैं समय समय पर वहाँ का देता रहता हूँ। जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग भूमि कहा गया, इन दिनों में मैं हिमाचल में हूँ तो ये देवभूमि कही गई। और जिस तिब्बत की आज मैं बात करने लगा हूँ उसको त्रिविष्टप के नाते अपने शास्त्रों के अंदर आखिर में मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत जहाँ है भगवान शिव का बहुत बड़ा, उसको उद्गम स्थल ही मानते हैं। लेकिन ये तिब्बत आज किस अवस्था में है, किस प्रकार से सारी दुनिया के सामने वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी तक चाइना के अत्याचारों से, चाइना के क्रूरतापूर्ण वहां के आधिपत्य से तिब्बत को अपने देश चाइना में मिला लेने से इतना मात्र ही नहीं, वहां की संस्कृति सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करके चाइनीज को वहां ला करके बसाने की दृष्टि से, डेमोग्राफी चेंज करने की दृष्टि से तिब्बत 150 साल 10-20 साल की संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त भी कर लेगा, परंतु वो तिब्बत उनके हाथ में नहीं आएगा। संस्कृति सभ्यता बदल चुकी होगी, डेमोग्राफी बदल चुकी होगी। वो तिब्बत जिसको त्रिविष्टप अपने शास्त्रों में कहा गया, वो दुनिया की छत कहा जाने वाला त्रिविष्टप तिब्बत, आइए जाने वो किस अवस्था में है। परम पूजनीय दलाई लामा जी अपनी मातृभूमि तिब्बत को अत्यंत विकट परिस्थितियों में छोड़कर अपनी गुरु भूमि भारत आए थे। अपनी गुरु भूमि भारत, कहीं और नहीं गए वो। उनका उन भीषण परिस्थितियों में आने का जो प्रसंग है वो विशेष महत्व भी रखता है। कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, कहां से आए। जब मैं पूरा इतिहास रखूंगा तो ये डिटेल में रखूंगा, लेकिन आज इस रेफरेंस को इसी ढंग से लेने की जरूरत है कि जब चीनी अत्याचारों से धर्म, संस्कृति, परंपरा और समाज के अस्तित्व पर संकट आया तो वे अपनी गुरुभूमि भारत की शरण में आए थे। ये लंबा इतिहास है, कहां कहां से, कैसे कैसे, किस बॉर्डर पर भारत के सीमा में उन्होंने एंटर किया, कितने दिन चलते रहे काफिले के साथ, बीच बीच में कहां कहां लगा के ये बस चाइनियों की गोलियों का शिकार हो जाएंगे, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। शायद गुरुभूमि भारत में काफ़ी वर्षों तक उनको रहने का मिलना था अवसर। मैं इसको सौभाग्य नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी मातृभूमि छोड़ करके यहाँ गुरुभूमि में आए, हमारे लिए तो उनका स्वागत है। हमारे पास आए, उनका अभिनंदन है। और मुझे विश्वास है कि ये दुखद दिन जो हैं ये समाप्त होंगे। परम पावन दलाई लामा धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आज भी सारी दुनिया के अंदर धर्म का ही प्रचार करते हैं। वो धर्म की विजय निश्चित है, यही ईश्वरीय इच्छा है।
धर्म और ईश्वर दो चीजें नहीं हैं। धर्म जो आज जो माना जाने लगा है उसकी बात नहीं, वो धर्म जो भारतीय संस्कृति सभ्यता में जिसको धर्म कहा गया, एथिक्स, मॉरल, नैतिकता, परमार्थ, सेवा, दयालुता, विनम्रता, शालीनता, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, वो धर्म जो ग्रहण करने योग्य है सारी मानवता के लिए, सारी दुनिया के अंदर, धर्म उसी को कहेंगे। बाकी वे ऑफ वर्शिप हो सकते हैं, वो मत हो सकते हैं, वो धर्म नहीं हो सकते। परम पावन दलाई लामा जी भारत में रहकर तिब्बत मुक्ति के संघर्ष का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब वो यहां रह करके तिब्बत मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हम भारतीयों का कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके इस संघर्ष में उनका सहयोग करें? लेकिन एक बात और है, उनका सहयोग ऐसा नहीं लगता कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं। भाई, भारत और तिब्बत के संबंधों का अध्याय तो अति 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 प्राचीन है। ये दो देश होते हुए भी बीच में एक सैनिक नहीं होता था, क्योंकि ना तिब्बत को भारत से ना भारत को तिब्बत से कभी खतरा हुआ। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, हमें उनका सहयोग क्यों करना है? 7 अक्टूबर 1950 को साम्यवादी चीन ने विश्व के सर्वाधिक शांतिपूर्ण, धार्मिक और प्राय निहत्थे राष्ट्र तिब्बत को अपनी प्रसारवादी, साम्राज्यवादी, दमनकारी सत्तालोलुपता का शिकार बनाया 1950 में। लेकिन 50 से 59 तक बीच में कुछ अलग प्रकार से वो चीन पूरी तरह से काबिज नहीं हुआ। उन्होंने कुछ स्वतंत्रताएं वहां पर दे के रखी हुई थी और पूरा तिब्बत भी उसके कब्जे में नहीं आया था। परंतु 1959 में अक्टूबर का ही महीना था, चीन की लाल सेना पूरे तिब्बत को हड़पने के लिए, वहां की संस्कृति सभ्यता को, मंदिरों को, बौद्ध स्थानों को कुचलते हुए, सब प्रकार की क्रूरता का नंगा नाच नाचते हुए लाल सेना आगे बढ़ रही थी और तिब्बत कभी भी उस ढंग से तैयार नहीं थे। बहुत देर तक जब चीन मंगोलिया वगैरह के कब्जे में था तो कभी वो लोग हिम्मत करते भी थे तो तिब्बत के किसी एक कोने में कहीं पर चीन आ गया। कभी चीन थोड़ी देर रह लिया, कभी तिब्बत चीन में थोड़ा एंटर कर जाते थे। लेकिन तिब्बती लोग भारतीय लोगों की तरह साम्राज्यवादी नहीं थे, अपनी रक्षा करते थे। कभी उनसे बच जाते थे, कभी थोड़ी देर के लिए उनके गुलाम हो जाते थे या उनके कब्जे में चले जाते थे, बस इतना ही था। चीन की लाल सेनाओं ने जिस प्रकार से निहत्थे निरीह तिब्बत को कुचल डाला और इस अमानवीय कृत्य को तिब्बत की मुक्ति का नाम दिया कि तिब्बत को हम मुक्त कर रहे हैं, पूरी तरह से तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। वही 1959 का वो समय, जिस प्रकार से 1950 में चीन ने प्रयास शुरू कर दिए थे, बहुत कुछ अपने कब्जे में ले लिया हुआ था और 1959 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद बहुत जल्दी 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक एक काली अंधेरी रात को
हिंद चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई कहने वाला वो दुष्ट राक्षस भारत की पीठ पर छुरा घोंप रहा था, धोखे से बहुत बड़ा हमला कर रहा था। 20 अक्टूबर 1962, 3 साल के बाद 1959 में अगर पंडित नेहरू उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने तिब्बत के कब्जे पर चीन का विरोध किया होता, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाया होता, तो शायद 1962 में वो भारत में आने की हिम्मत ना करता। लेकिन नेहरू की कितनी गलतियां गिनोगे आप, क्या क्या उसका हिसाब किताब करोगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियां और आने वाला भावी इतिहास के इन पन्नों से ज़रूर नेहरू को ढूंढेगा कि वो क्या कर रहा था और क्या करता था। 1959 में तिब्बत गया तो क्या हुआ? अरे तिब्बत नहीं गया, पूरे का पूरा चीन इंडिया के बॉर्डर पर आ गया। हजारों मील का बीच का गैप जो बफर स्टेट के रूप में तिब्बत बीच में था, जो नहीं आ सकता था, वो अब भारत की सीमा पर आ गया। भारत की सीमा पर आकर के 62 में उसने हमला बोल दिया। 62 में जब हमला बोला तो हमारा ये अरुणाचल, मेघालय, लद्दाख, असम, त्रिपुरा के ऊपर की स्टेट्स, इन सबके ऊपर बढ़ता चला गया। नो फायर कहने वाला पंडित नेहरू उस समय का प्राइम मिनिस्टर। हकीकत फिल्म अगर आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए। मैंने उन्हीं दिनों 63 में आई होगी कि 64 में आई होगी, 63-64 में मैं स्टूडेंट था स्कूल का, उन्हीं दिनों देखी थी। वो सारे का सारा वर्णन दिया हुआ है। हमारे फौजी कह रहे हैं कि हमारे पास एम्यूनिशन भी नहीं है, हमारे बंकर्स भी नहीं है, फिर भी हम मुकाबला करेंगे। वो हज़ारों की संख्या में आगे बढ़ रहे हैं, हम भले संख्या में थोड़े हैं लेकिन हम मुकाबला करेंगे। नो फायर कहने वाला भारत किसी पर हमला नहीं करता, और वो आगे बढ़ते गए। कुछ हमारे सैनिक जो किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे, कुछ पकड़े गए, कुछ शहीद हो गए, और कुछ आखिरी श्वास तक थोड़े साधनों से भी बहुत चाइनीज को मार करके, चीनी सैनिकों को मार करके शहीद हो गए। परंतु वो एक तरह की पराजय ही स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमको पराजय तो क्या कहें, संघर्ष ही नहीं हुआ, हम तैयार ही नहीं थे, लड़े ही नहीं, हमारी किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी। ये भारत जो चीन को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना रहा था, जो ऑफर भारत को हुई थी, वो चीन हिंद चीनी भाई भाई कहने वाला, लेकिन चीन का इतिहास था सारी दुनिया को के अंदर वो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति से कई छोटे छोटे देशों को अपने अनेक्स कर चुका था, मिला चुका था। 1962 का ये जो कृत्य था, ये सब लोगों ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। उसका असली खूंखार जो साम्यवादी चेहरा जो था, वो भारतीय सीमाओं पर आके खड़ा हो गया। हमारा कुछ इलाका उसने 32,000, ये 62 में 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारतीय क्षेत्र है, जो कभी ये लद्दाख का हिस्सा होता था, वो सब उसने अपने कब्जे में कर लिया। अरुणाचल पर वो अभी क्लेम करता है। अरुणाचल को भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जाता है तो वो ऑब्जेक्ट करता है कि ये हमारा इलाका है, आप नहीं आ सकते। स्वाधीनता के बाद चीन के हाथों ये शर्मनाक पराजय जो थी, ये प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा दुखद घटना थी। यद्यपि भारत ने दुनिया में कहीं हमला नहीं किया, पर किसी हमला करने वाले से भारत हारा हो। भारतीय सेना विदेशी सेनाओं से मैदान में नहीं हारी। हाँ, कुछ गद्दारों के कारण हम गुलाम हुए, वो एक अलग इतिहास है, वो भी सीखने वाली बातें हैं। इतिहास यही होता है कि हम गलत को छोड़ें, सही को पकड़ें। भूतकाल के सही को लेकर, अच्छे को लेकर, वर्तमान के अच्छे को लेकर के अच्छे भविष्य की ओर बढ़े। ये सारे का सारा भारत, चूंकि हर भारतीय के लिए ये दुख था, तो भारत
में भी बहुत सारी संस्थाओं ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रकार से एफर्ट्स शुरू किए कि सरकारें तो नहीं, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के अपोजिशन लीडर के होते उसके 100 भाषण होंगे तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए, परंतु जब वो सरकार में आए तो एक बार भी उनके मुख से हमने ये नहीं सुना, उनके मुख से ये नहीं सुना कि भारत की, तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए, जो भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी ज़रूरी थी, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या चीन के साथ कभी ये विषय उठाया हो। इतिहास से सीखना पड़ेगा, ये दोहरा व्यवहार किसी का भी नहीं चलेगा, कोई भी करेगा नहीं चलेगा। तिब्बत का आज़ाद होना ही नहीं बल्कि उसको शक्तिशाली बनाना होगा। शक्तिशाली तिब्बत ही भारत के हित में है। जैसे मैंने पहले कहा कि तिब्बत अगर कुछ सालों के संघर्ष के बाद आज़ादी मिल भी गई, चाइना जो आज वहाँ कुकृत्य कर रहा है, डेमोग्राफी को बदलने का, संस्कृति सभ्यता को तबाह करने का, बचे हुए वहाँ पर बुद्धिस्ट को पूरी तरह से बदलने का, अत्याचार से, छल से, बल से, कपट से, स्वार्थ से, लालच से, तलवार से, बंदूक से, वहाँ का सारा कुछ बदला जा रहा है। तिब्बत अगर आया भी हाथ में तो वो तिब्बत नहीं होगा, हिमालय पर्वत होगा, वो तिब्बत नहीं होगा। ये तिब्बत का शक्तिशाली होना धार्मिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो बहुत उच्च कोटि के, उनके वहाँ सारा इतिहास मिलता है, शास्त्र मिलते हैं, वो भारत के साथ कुछ भी उनका अलग नहीं दिखता। और भारत से ही बुद्ध मत गया, उसके पहले भी अध्यात्म वहाँ पर था, पर बुद्ध मत के साथ वो संस्कृति भारत की वहाँ गई। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत तिब्बत, सामरिक दृष्टि से भी, सैनिक दृष्टि से भी उसको शक्तिशाली बनाना होगा। भारत के अंदर ये प्रयास होने चाहिए। भारत की कोई भी केंद्र सरकार जो है उसको भी ये विषय अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रायोरिटी बेस पर सारी दुनिया के मंचों पर ये बात उठानी चाहिए। ये तिब्बत पर एहसान नहीं होगा। तिब्बत की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। अगर धीरे धीरे हम इस प्रकार का इस अलख को जगाए रखेंगे, तिब्बत को सामरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, उधर चाइना ने हमला किया हुआ है उनकी संस्कृति सभ्यता को खत्म करने का। तिब्बती लोग दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गए हैं, ये भी चिंता का विषय है। वो भारत के लिए भी है, वो भारतीयों के लिए भी है। आज़ादी के बाद भारतीय भी जैसे पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा प्रणाली में रंगे गए हैं, ऐसे वो तिब्बती लहासा को याद रखा हुआ है उन्होंने, पर उनकी आने वाली आगे की संतानें वहाँ पाश्चात्य रंग में रंगी गई हैं। भारत और तिब्बत दोनों इस मामले में इनको बचाना होगा, बचना होगा। संस्कृति सभ्यता नहीं रहती तो देश नहीं रहता। देश मैप के ऊपर उस नाम से रहता भी है तो उस देश की वो पहचान नहीं होती। ये तीनों चीजें चीन से भी रक्षा करेंगी, तिब्बत की भी सामरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रक्षा चीन से भी तिब्बत की रक्षा करेंगी, और तिब्बत की रक्षा ही भारत की सुरक्षा है। ये समझ के चलना पड़ेगा। तिब्बत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी अस्मिता है और पहचान है। ये अस्मिता और पहचान बची रही, ये अस्मिता और पहचान बची रही तभी तिब्बत बचेगा। बहुत सारे भारत की संस्थाएं, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत
तिब्बत समन्वय मंच, ऐसी और भी कुछ संस्थाएं निजी रूप में अपनी ओर से युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम कर रही हैं। परंतु ये भारत और तिब्बत का साझा संघर्ष है। परम पूजनीय दलाई लामा जिस प्रकार से सारे विश्व के अंदर इस संघर्ष को जीवित रखे हुए हैं। पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई, अमेरिका की पार्लियामेंट में सेनेट के अंदर दलाई लामा जी को बोलने का अवसर दिया गया। चीन बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। यूरोप के कुछ कंट्री भी दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा जी के समर्थन में आगे बढ़ने लगे हैं। भारत की सरकार को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा, जबकि भारत सरकार जो आज जिस पार्टी के पास है वो पार्टी जनसंघ और भाजपा के अंदर भी ये तिब्बत का मुद्दा हमेशा उठाती रही। सरकार आते ही हम खामोश कैसे हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी खामोश हो गए थे और श्रीमान मोदी जी भी खामोश दिख रहे हैं तिब्बत के मुद्दे पर। तिब्बत को बचाना, तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर इस विषय को जीवित रखना और भारत की ओर से सब तरह का प्रयास करना, ये करना पड़ेगा। अभी लाइट से चली गई है।